तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधा गोता लगाते हैं और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के उस अविश्वसनीय और मल्टी डायमेंशनल जीवन को करीब से समझते हैं। वो एक ऐसे विजनरी थे जिनकी कहानी बहुत ही कम उम्र में एक दुखद हादसे के साथ खत्म हो गई, लेकिन सच कहूं तो उनका इम्पैक्ट आज भी भारत की नींव में गूंजता है। अब आप जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए। ऑल इंडिया रेडियो पर किया गया ये दावा, मैं आपको 18 महीने में बम दे सकता हूं। मतलब सोचिए उस वक्त इस पब्लिक स्टेटमेंट में कितनी बेबाकी थी। इस एक लाइन ने पलक झपकते ही ग्लोबल कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध की टेंशन को आसमान पर पहुंचा दिया था। ये कोई आम बात नहीं थी, ये एक नए और कॉन्फिडेंट भारत की आवाज थी। तो हमारी कहानी का पहला हिस्सा है 1966 का रहस्यमयी विमान हादसा, द जियोपॉलिटिकल टिकिंग क्लॉक। ये कहानी असल में किसी शांत सी लैब से शुरू नहीं होती है, बल्कि ये 1960s के दशक के उस दौर की बात है जब जियोपॉलिटिकल टेंशन अपने चरम पर थी। आप इस चेन ऑफ इवेंट्स को देखिए। 1962 में चीन भारत युद्ध, 1964 में चीन का न्यूक्लियर टेस्ट और फिर भारत की न्यूक्लियर कैपेसिटी पर CIA का वो खुफिया अनुमान। इस पूरी टिकिंग क्लॉक के बीच आता है जनवरी 1966। ऑल्प्स की वादियों में वो बोइंग 707 क्रैश होता है और डॉक्टर भाभा हमारे बीच नहीं रहते। वो भी ठीक उस वक्त जब भारत के परमाणु सपने बस सच होने ही वाले थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत के परमाणु सपनों की, बिल्डिंग कैपेबिलिटी फ्रॉम स्क्रैच। उस क्रैश से थोड़ा पीछे चलते हैं। ये देखना बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे डॉक्टर भाभा ने भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लिटरली जीरो से खड़ा किया, और वो भी कितनी तेजी से। 1939 में वर्ल्ड वॉर II की वजह से जब वो भारत में रुक गए तो उन्होंने इस मौके का कमाल का फायदा उठाया। देखते ही देखते 1945 में TFR और 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन जैसी शानदार संस्थाओं की नींव रख दी गई। ट्राम्बे में पूरे 5 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन हासिल करना, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। उन्होंने वहां लैब्स और प्रोसेसिंग प्लांट्स के एक इतने विशाल कॉम्प्लेक्स का सपना देखा था जिसके आगे उनके पुराने सारे प्रोजेक्ट्स छोटे लगने लगे। ये सिर्फ कुछ इमारतें नहीं बन रही थीं, ये एक आत्मनिर्भर और मॉडर्न भारत का विजन था। और यहीं से एंट्री होती है अप्सरा की, भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर। पता है सबसे इम्प्रेसिव बात क्या थी? बिना किसी पुराने रिएक्टर डिजाइन एक्सपीरियंस के उनकी टीम ने अप्सरा के सारे पुर्जे खुद TIFR की वर्कशॉप में बना लिए थे। मतलब इसी एक कदम ने हमारे आत्मनिर्भर थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक ऐसा किक स्टार्ट दिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब उनके एक बहुत ही अलग पहलू पर नजर डालते हैं, एक वैज्ञानिक और एक कलाकार। द डुअलिटी ऑफ अ जीनियस। अगर आप डॉक्टर भाभा को सिर्फ एक फिजिसिस्ट मानेंगे ना, तो आप उनके असली टैलेंट को मिस कर देंगे। उनके अंदर एक कमाल की डुअलिटी थी। एक तरफ वो कैम्ब्रिज से पढ़े हुए क्वांटम फिजिसिस्ट थे, तो दूसरी तरफ वो एक बेहतरीन पेंटर भी थे। बीथोवन की 9th सिम्फनी और वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक से उन्हें गहरा प्यार था। है ना एकदम यूनिक कॉम्बिनेशन। उनके साथ काम करने वाले लोग अक्सर कहते थे कि भाभा अंदर से एक आर्टिस्ट थे, बस उनका मीडियम न्यूक्लियर साइंस बन गया था। वो हर छोटी बड़ी चीज में परफेक्शन चाहते थे, चाहे वो म्यूजियम में रखने लायक आर्ट कलेक्शन हो या फिर उनके इंस्टीट्यूट्स के वो खूबसूरत बोटैनिकल गार्डन्स। वो हर चीज की गहराई से परवाह करते थे। ये कोट देखिए, कला ही है जो जीवन को जीने लायक बनाती है। ये लाइन एकदम सटीक तरीके से बताती है कि वो अपने साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स में वही हाई कल्चर क्यों लाना चाहते थे जो उन्होंने कैम्ब्रिज और पेरिस में महसूस किया था। अब आते हैं एक बहुत ही अहम हिस्से पर, नेहरू और JRD टाटा, द पावर ऑफ रिलेशनशिप्स। जाहिर सी बात है, इतने बड़े विजन को सच करने के लिए बहुत तगड़े सपोर्ट की जरूरत थी, और यहीं काम आया उनका नेटवर्क। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ उनका जो पर्सनल बॉन्ड था ना, उसी की बदौलत वो सरकारी फाइलों और लाल फिताशाही यानी ब्यूरोक्रेसी के उस जाल से पूरी तरह बच निकले। जरा सोचिए, वो देश के प्रधानमंत्री को अपनी चिट्ठियों में सिर्फ भाई लिखते थे। रात रात भर फोन पर देश के फ्यूचर को लेकर चर्चाएं होती थीं। ये जो इंटेलेक्चुअल और इमोशनल कनेक्शन था ना, इसी ने उस वक्त के एक बहुत ही नए और थोड़े से कंट्रोवर्शियल न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए सरकार का पूरा सपोर्ट पक्का कर दिया था। लेकिन ठहरिए, नेहरू जी से भी पहले एक और बड़ा नाम था, JRD टाटा। 1943 में टाटा को लिखी गई इस चिट्ठी ने सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट से जो फंडिंग दिलाई, वो गेम चेंजर थी। इससे एक बात तो साफ है,
डॉक्टर भाभा जितने शानदार साइंटिस्ट थे उतने ही स्मार्ट नेटवर्कर भी थे। चलिए अब उस टॉपिक पर आते हैं जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है, CIA की साजिश के दावे, द अनरिजॉल्व्ड मिस्ट्री। डॉक्टर भाभा के अचानक हुए निधन को लेकर कई थ्योरीज हैं, खासकर वो दावे जो जर्नलिस्ट ग्रेगरी डगलस ने किए थे। डगलस का कहना था कि CIA ऑफिसर रॉबर्ट क्रॉली ने एक इंटरव्यू में हिंट दिया था कि हवा में ही बोइंग 707 के कार्गो में एक बम ब्लास्ट करवाया गया था और मकसद भारत की न्यूक्लियर प्रोग्रेस को रोकना, जिसे बाद में बस एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना बता दिया गया। लेकिन देखिए, यहाँ हमें पूरी तरह से न्यूट्रल और क्लियर रहना होगा। ये दावे आज भी अनवेरिफाइड कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ही हैं। हम यहाँ किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं। ये बस उस दौर के भयंकर ग्लोबल पैरानोया और जासूसी के माहौल को दर्शाते हैं जब दुनिया की महाशक्तियों के बीच एक अजीब सी अस्थिरता थी। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। एक इतने ब्रिलियंट दिमाग का सफर अचानक रुक गया, तो डॉक्टर भाभा की सबसे बड़ी विरासत आखिर क्या है? क्या वो आत्मनिर्भर परमाणु राष्ट्र है जिसे उन्होंने अपने हाथों से घड़ा, या फिर वो सवाल कि क्या होता अगर उनका ये विजन पूरा हो पाता? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? खैर, जो भी हो, डॉक्टर भाभा का जीवन आधुनिक भारत की कहानी का वो पन्ना है जिसे चाह कर भी कोई भुला नहीं सकता।